सभी को नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं रघुवीर सहाय जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी रचना कैमरे में बंद अपाहिज का। तो आइए शुरू करते हैं। रघुवीर सहाय समकालीन कविता का संवेदनशील नागर चेहरा, व्यक्तित्व, कृतित्व और कैमरे में बंद अपाहिज कविता का विश्लेषण। रघुवीर सहाय की रचना की प्रस्तुति के मुख्य तीन उद्देश्य हैं। रघुवीर सहाय के साहित्यिक व्यक्तित्व और कृतित्व की विस्तृत समझ विकसित करना, साथ ही उनकी भाषा शैली की प्रमुख विशेषताओं जैसे व्यंग्य और सपाट बयानी को गहराई से जानना। इसके साथ ही कैमरे में बंद अपाहिज कविता में छिपी सामाजिक विडंबना और क्रूरता का विश्लेषण करना। अब हम रघुवीर सहाय के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। 1929 में रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ लखनऊ शहर। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो 1951 में शुरुआत होती है दूसरे तार सप्तक की, और उनकी आरंभिक कविताएं इसी में प्रकाशित हुई। उसके पश्चात हम बात करेंगे उनके सम्मान की। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से रघुवीर सहाय जी को सम्मानित किया गया। 1990 में दिल्ली में रघुवीर सहाय जी का निधन हुआ। उनके व्यक्तित्व की पहचान की बात करें तो पेशे से पत्रकार, सिद्ध कथाकार और कवि के रूप में उनकी पहचान हमारे सामने आती है। व्यक्तित्व समकालीन चेतना के वाहक। रघुवीर सहाय जी संवेदनशील नागर चेहरा, उनकी चेतना में समाज का हर वर्ग शामिल रहा है। वर्तमान से जुड़ाव, अतीत की स्मृतियों के बजाय उनके दोनों पांव वर्तमान में मजबूती से जुड़े हुए हैं। आत्मान्वेषण का माध्यम, हत्या, लूटपाट और भ्रष्टाचार उनके लिए मात्र खबरें नहीं हैं, बल्कि समाज को भीतर से समझने का एक प्रमुख जरिया है। अब हम उनकी रचनाओं की बात करेंगे, उनके कृतित्व की बात करेंगे। कृतित्व, पत्रकारिता का सफर। मुख्य रूप से रघुवीर सहाय का जीवन पत्रकार के रूप में अधिक पहचाना जाता है। साथ ही देखिए, ऑल इंडिया रेडियो हिंदी समाचार विभाग से उनका गहरा संबंध रहा है। दैनिक नवभारत टाइम्स, देश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में उन्होंने लंबे समय तक कार्य किया। इसके साथ ही उन्होंने कल्पना नामक प्रसिद्ध पत्रिका से जुड़े रहे। दिनमान, इस प्रतिष्ठित प्रकाशन के साथ काम करते हुए उन्हें विशेष पहचान मिली। कृतित्व की बात करें तो प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। देखिए, दूसरा तार सप्तक में, जो कि 1951 में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा संपादित किया गया था। साथ ही उनकी रचना है सीढ़ियों पर धूप। इसके साथ ही आत्महत्या के विरुद्ध उनकी चौथी रचना है हंसो हंसो जल्दी हंसो। भाषा शैली, आम बोलचाल की बेलाग भाषा। देखिए किस प्रकार से उनकी भाषा और शैली आम जन से जुड़ी हुई थी। साधारण परिवेश की भाषा, सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद और बाजार की सहज भाषा का उन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया। इसके साथ ही बनावटीपन से मुक्त बातचीत की अत्यंत स्वाभाविक शैली, कोई दिखावा उनकी भाषा में नहीं है, सीधी और सपाट बयानी उनकी भाषा रही है। छंद का नया रूप। छंदों की बात करें तो छंदों के अनुशासन में बेजोड़ होते हुए भी साधारण भाषा को उन्होंने प्राथमिकता दी, ताकि जन सामान्य साहित्य के मूल उद्देश्य से परिचित हो सके। भाषा शैली की हम बात करें तो कहानीपन, नाटकीयता के रूप में हम देखेंगे। पहला है नाटकीय वैभव। कविताओं में एक जीवंत कहानीपन और दृश्य उपस्थित करने की कला उनके साहित्य में हमें मिलती है। साथ ही व्यंग्य का पुट, समाज पर गहरी चोट करती व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानें उनके साहित्य में हम देखते हैं। इसी के साथ शिल्प का नवीन प्रयोग, कोष्टकों की रचनात्मक उपयोगिता जो अर्थ को एक नई विशेष दिशा प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो कोष्टक शब्द आया है, उन्होंने अपनी कविता में पहले लिखा और उसके बाद में कोष्टक बना करके उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, जो अपना आप में एक विशेष महत्व रखती है। कविता परिचय देखिए, उनकी रचना कैमरे में बंद अपाहिज। यह रचना उनके कविता संग्रह लोग भूल गए से ली गई है। मूल भाव कैमरे में बंद अपाहिज कविता का है शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति की
पीड़ा और दृश्य संचार माध्यम मीडिया के संवेदनहीन रवैये का उन्होंने इसमें बेबाक चित्रण किया है। इसी प्रकार शैली की बात करें तो शैली की ताकत अत्यंत साधारण शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की अद्भुत कला रघुवीर सहाय के साहित्य में पाई जाती है। मीडिया का दोहरा चरित्र, उद्देश्य बनाम वास्तविकता। देखिए किस प्रकार से उन्होंने मीडिया के जो वर्तमान स्वरूप को, जो व्यावसायिक स्वरूप बन चुका है, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। पहला है दिखावा, मीडिया का दावा। मीडिया जो दावा करती है, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, हर कार्यक्रम को वो सामाजिक उद्देश्य से युक्त बता करके प्रस्तुत करती है। लेकिन वास्तविक रूप देखिए, उसका वास्तविक रूप है कारोबारी और व्यापारिक दबाव में उनके द्वारा प्रस्तुति की जाती है। मूल रूप से अर्थ का उपार्जन करना उनका उद्देश्य होता है। देखिए करुणा जगाने का प्रयास, ऐसा दावा किया जाता है कि मीडिया के द्वारा करुणा जगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वास्तव रूप में देखिए कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए क्रूरता की हद तक मीडिया पहुंच जाती। इधर देखिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि दर्शकों को संवेदनशील बनाना ये मीडिया का उद्देश्य है, लेकिन रघुवीर सहाय वास्तविक स्थिति को प्रकट करते हुए बताते हैं कि लाचार व्यक्ति की पीड़ा को बेचने की कोशिश की गई है इस रचना में। शिल्पगत विशेषता और कोष्टकों का महत्व, ये वो कोष्टक है जिसके अंदर वो शब्द लिख करके उसका मूल भाव और अधिक विस्तार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। देखिए कविता में कई पंक्तियां कोष्टक में रखी गई है। देखिए जिस प्रकार से कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ऐसा बोला नहीं जाता है, पर्दे के पीछे से कहा जाता है कि कैमरे को दिखाओ इसके चेहरे पर, ताकि इसका दुख बहुत अधिक रूप से प्रकट हो सके, जनता के सामने ये दर्शाया जा सके कि ये व्यक्ति कितना दुखी है। इसी प्रकार देखिए ये अवसर खो देंगे, ऐसा कोष्टक में बंद करके वो अपनी मूल भावना को प्रकट करते हैं और बताते हैं कि मीडिया का जो मूल उद्देश्य है वो है अपनी प्रस्तुति को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना और अधिक से अधिक अर्थ लाभ कमाना। देखिए इसका औचित्य कोष्टक का, ये कोष्टक मीडिया की छिपी हुई मंशा, पर्दे के पीछे के निर्दयी निर्देशों और खोखली मानसिकता को उजागर करते हैं। ये नई कविता के शिल्प को अनूठा और बेहद मारक प्रयोग करते हैं। कैमरे में बंद अपाई रचना रघुवीर सहाय की है, जो एक क्रूर साक्षात्कार का यथार्थ चित्रण उन्होंने इस रचना में किया है। जो इस कविता की हम व्याख्या करेंगे और उसके अंदर देखिए मीडिया का अहंकार किस रूप में प्रकट होता है। पहला है दुर्बल अपाइज और उसका मीडिया का अहंकार, दोनों को आमने सामने रख करके कवि ने तुलना की है। काव्यांश देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ सर्वशक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। व्याख्या देखिए, व्याख्या के लिए मुख्य रूप से हम 5 भागों में इसको बांटते हैं, 5 रूप में इसका प्रयोग करते हैं। पहला कठिन शब्दार्थ, जो कठिन शब्दार्थ इसमें आए उनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद संदर्भ इसका लिखा जाता है कि ये रचना कहाँ से ली गई है, जिसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम और पुस्तक का नाम शामिल होता है। इसके बाद तीसरा खंड है जिसके अंदर हम प्रसंग के बारे में बात करते हैं कि ये किसके बारे में कहा गया। चौथा इसकी व्याख्या की जाती है विस्तार रूप में, और 5वां विशेष के रूप में हम इस सप्रसंग व्याख्या को पूरा करते हैं। विशेष के अंतर्गत हम उन विशिष्ट बातों को शामिल करते हैं जो उभर करके इसमें सामने आई है। देखिए इसकी व्याख्या, मीडिया स्वयं को सर्वशक्तिमान और अत्यंत ताकतवर मानता है। हम शब्द उनके अहंकार का प्रतीक है। वे अपने घमंड में एक बेबस, लाचार और असहाय व्यक्ति को एक बंद स्टूडियो, जिसे बंद कमरा कहा गया है, में लाते हैं। यहीं से एक क्रूर और अमानवीय खेल की शुरुआत होती है। व्याख्या का दूसरा भाग देखिए, बेतुके और चुभते हुए प्रश्न उससे पूछे जाते हैं और उसे और दुखी करने का प्रयास किया जाता है। देखिए काव्यांश, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देखिए व्याख्या इसकी उन्हीं 5 बिंदुओं में व्याख्या की जाएगी। कठिन शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। व्याख्या की बात करें तो स्टूडियो में अपाहिज से अत्यंत असंवेदनशील और मूर्खतापूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। क्या आप अपाहिज है और क्यों अपाहिज है, पूछकर उसके स्वाभिमान पर सीधा प्रहार करने का प्रयास किया गया है।
उद्देश्य उसकी सहायता करना नहीं है, बल्कि उसके घावों को कुरेदना है, ताकि वे कैमरे के सामने रो पड़े और जो मुख्य उद्देश्य इनका है दुख दिखाना, उसको वो दिखा सके, अधिक से अधिक जनता की सहानुभूति वो प्राप्त कर सके। व्याख्या के तीसरे भाग में देखिए, दर्द को निर्देशित करना। काव्यांश देखिए, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब उसके बाद कोष्टक में लिखा हुआ शब्द है जो बोला नहीं जाता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर आप खो देंगे। व्याख्या देखिए, संचालक अपाहिज पर अपनी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करने का दबाव डालता है। जब वह मौन रहता है तो संचालक स्वयं बेहुदे इशारे करके उसे उकसाने का प्रयास करता है, ताकि वे अधिक से अधिक दुखी दिखाई दे। वे उसे लालच देते हैं कि टीवी पर आना एक अवसर है जिसे उसे नहीं खोना चाहिए, या दर्द पूरी तरह से निर्देशित है। व्याख्या का चौथा भाग देखिए, दर्द का जूम इन यानी कैमरे की क्रूरता, यानी उसे बड़े रूप में किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। काव्यांश देखिए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। व्याख्या देखिए इसकी, जब अपाहिज मानसिक यातना से टूटकर रोने की स्थिति में आता है तो कैमरे को उसके सामने चेहरे पर केंद्रित किया जाता है और उसकी सूजी हुई आंखों को, होठों की बेबसी को पर्दे पर बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है, ताकि दर्शकों की भावनाएं भड़काई जा सकें। रघुवीर सहाय इसके माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि किस प्रकार मीडिया असंवेदनशील होता जा रहा है। व्याख्या 5, पर्दे पर वक्त की कीमत। देखिए काव्यांश, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये कोष्टक में लिखा हुआ है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। व्याख्या देखिए इसकी, जब अपाहिज और दर्शक एक साथ रो नहीं पाते हैं तो संचालक तुरंत कार्यक्रम को रोक देता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अर्थात ये पंक्ति सिद्ध करती है कि उन्हें अपाहिज के दर्द को कोई सहानुभूति नहीं है, उनके लिए केवल प्रसारण के समय और धन का महत्व है। अंत में संचालक की झूठी मुस्कान उनकी घोर अमानवीयता को प्रकट करती है। काव्यगत विशेषताएं और शिल्प की बात करें तो देखिए, भाषा शैली, भाषा अत्यंत सरल, सपाट और बातचीत की भाषा है जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। टेलीविजन जगत की शब्दावली का सजीव प्रयोग किया गया है। सटीक व्यंग्य देखिए, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कहना मीडिया के झूठे आदर्शों पर सबसे गहरा और तीक्ष्ण कटाक्ष है। इसी रूप में हम बात करेंगे कोष्टकों की, तो देखिए कविता में कोष्टकों का अद्भुत प्रयोग किया है। ये पर्दे के पीछे की सच्चाई और कैमरामैन को दिए गए गुप्त निर्देशों को उजागर करते हैं। या हमने कोष्टक के लिए ब्रैकेट शब्द भी काम में लिया है, अधिकतर विद्यार्थी इस शब्द से परिचित हो जाएं। अब हम कुछ मूल्यांकन प्रश्न हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, उसका उत्तर देखिए। ये कविता दिखाती है कि कैसे टेलीविजन वाले अपनी सफलता के लिए, यानी अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए एक अपाहिज के दुख का प्रदर्शन करते हैं। वे सहानुभूति का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके असभ्य प्रश्न अपाहिज को रुला देते हैं। ये करुणा के नाम पर मानसिक क्रूरता का उदाहरण है। इसी प्रकार देखिए प्रश्न 2, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। तो कवि का व्यंग देखिए, समर्थ शक्तिवान मीडिया वालों का अहंकार है, जो मानते हैं कि वे किसी को भी छवि बना सकते हैं या किसी की भी छवि बिगाड़ सकते हैं। दुर्बल वे ऐसा ही व्यक्ति है जिसका तमाशा बनाकर वे पैसा कमाना चाहते हैं। ये सत्ता और मीडिया के अहंकार पर किया गया गहरा व्यंग है। इसी प्रकार प्रश्न 3 देखिए, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में प्रकट किया है। देखिए इसका उत्तर, ये पूरी तरह से उसकी व्यावसायिक मानसिकता को दर्शाता है, उसकी व्यापारिक सोच को प्रकट करता है और ये उसकी पराकाष्ठा है। मीडिया के लिए अपाहिज की पीड़ा से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके कार्यक्रम का समय और उससे मिलने वाला आर्थिक लाभ है। मानवीय संवेदनाओं का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है।
इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो कोष्ठकों का रहस्य देखिए। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई है, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य, उन्हें कोष्ठक में क्यों रखा गया। कोष्ठक का प्रयोग पर्दे के पीछे की वास्तविक सच्चाई को दिखाने के लिए किया गया है। साथ ही वे गुप्त निर्देश है जो संचालक अपने कैमरामैन और सहयोगियों को देता है, जैसा कैमरा दिखाओ, बड़ा बड़ा। ये कोष्ठक मीडिया की छिपी हुई व्यावसायिकता और उसके असली क्रूर इरादों को दर्शकों के सामने लाते हैं। साथ ही इसके कारण कविता का नाटक और व्यंग्य और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए कोष्ठकों का प्रयोग कविता में रघुवीर साहई जी ने किया है। मुखौटे का यथार्थ की बात करें तो कैमरे में बंद अपाइज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। अब विचार लिखिए। देखिए, पहला, मीडिया कर्मी एक अपाइज को यह कहकर लाते हैं कि वे उसकी पीड़ा को दुनिया को दिखाएंगे, ये उनका करुणा का मुखौटा है। लेकिन सच्चाई देखिए, परंतु बंद कमरे में वे उससे ऐसे चुभते हुए बेतुके सवाल पूछते हैं जिससे उसकी आत्मा कांप जाए। उनका उद्देश्य उसकी मदद करना नहीं है, बल्कि उसके आंसुओं को बेचकर अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता को बढ़ाना है। किसी के दर्द को अपना व्यापार बना लेना ही संसार की सबसे बड़ी क्रूरता है, जिसे रघुवीर साहई जी ने अपनी कविता कैमरे में बंद अपाइज में स्पष्ट किया है। इसी प्रकार देखिए, अहंकार का व्यंग, हम सर्वशक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया। उसका व्यंग है, कवि के द्वारा किया गया व्यंग। देखिए, मीडिया का अहंकार, हम समर्थ शक्तिवान के माध्यम से कवि ने मीडिया के उस घमंड पर गहरी चोट की है। यहाँ वे स्वयं को ईश्वर समझते हैं, ऐसा कवि का कहना है। ऐसाई का शोषण वे मानते हैं कि वे किसी भी कमजोर या दुर्बल व्यक्ति को अपने मंच पर ला करके उसके साथ मनचाहा अमानवीय व्यवहार कर सकते हैं। खोखली शक्ति देखिए मीडिया की, सच्ची शक्ति दुर्बल को सहारा देने में है, लेकिन यहाँ मीडिया अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर एक बेबस व्यक्ति का मजाक उड़ाने का प्रयास कर रही है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखिए, रोने का व्यावसायिक अर्थ क्या है। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहा व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। देखिए, वो उद्देश्य जो प्रश्नकर्ता ये चाहता है कि उसमें वो अपाइज भी रोए और साथ ही दर्शक भी रोए। प्रश्नकर्ता जो संचालक है का एकमात्र उद्देश्य अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय और व्यावसायिक रूप से सफल बनाना है। यदि अपाइज के साथ दर्शक भी रो पड़े तो इसका अर्थ है कि कार्यक्रम में दर्शकों की भावनाएं पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसी प्रकार भावनाएं जितने अधिक भड़केगी, चैनल की लोकप्रियता उतनी ही अधिक बढ़ेगी और उनका आर्थिक लाभ भी उतना ही ज्यादा होगा, जो कि उनका मूल उद्देश्य है। इसी प्रकार देखिए प्रश्न 5, अंतिम सत्य, वक्त की कीमत। पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में प्रकट किया है। देखिए, इस वाक्य में कवि ने मीडिया की घोर संवेदनहीनता और व्यापारिक लालच को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। जब अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता है तो संचालक उसे वहीं छोड़ देता है, क्योंकि टीवी पर प्रसारित होने वाले हर सेकंड का भारी पैसा लगता है। उनके पास किसी के दर्द को धैर्य से सुनने के लिए कोई समय नहीं है। उन्हें केवल वह दर्द चाहिए जो तुरंत बिक जाए। यह सिद्ध करता है कि उनका सामाजिक उद्देश्य पूरी तरह से झूठा, बिकाऊ और क्रूर था। आज की इस कक्षा में हमने अध्ययन किया रघुवीर साहई जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी रचना कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर साहई का स्थायी प्रभाव देखिए। सामाजिक उद्देश्य, उनकी भाषा ऊपर से सरल दिखती है लेकिन वे गहरे सामाजिक उद्देश्यों से जुड़ी हुई है। चेतना के नागरिक, उन्होंने घर मोहल्ले के साधारण चरित्रों पर कविता लिखकर उन्हें हमारी चेतना का स्थायी हिस्सा बना दिया। अचूक प्रहार, उनकी सपाट बयानी से समाज की कड़वी सच्चाइयों और क्रूरता पर अचूक प्रहार छिपा हुआ है। तो ये थी हमारी रचना जिसमें रघुवीर साहई जी ने मीडिया पर व्यंग्य किया, उसके ऐसे रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया जिससे हम परिचित नहीं थे। व्यावसायिकता के रूप में उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि हमें
किसी भी पीड़ित व्यक्ति के दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसकी संवेदना को बेचने का। धन्यवाद।